हाँ तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेनल फिजियोलॉजी। रेनल फिजियोलॉजी बड़ा यूनिट है, 9 चैप्टर हैं। तो आज पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी। ये जो रेनल फिजियोलॉजी है, ये अब देख लो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो इसमें से हम पढ़ेंगे फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी। और मैं सारे चैप्टर को कवर करूँगा। आगे 3-4 दिन बाद मैं 77 चैप्टर यूरिन फॉर्मेशन बाय किडनीज, रेनल ब्लड फ्लो, फिल्ट्रेशन एंड कंट्रोल, प्लाज्मा फ्लो, ये सब कवर करूँगा। रेनल फिजियोलॉजी के बाद कार्डियक फिजियोलॉजी पे चलेंगे, फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। टॉपिक बड़ा है लेकिन हो जाएगा। और ये टॉपिक मैं जिस बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा, रेफरेंस लिया है एनसीईआरटी और गाइटन का। आपको इसको पढ़ने के बाद गाइटन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ मोर देन इनफ। ये लाइन बाय लाइन कवरेज है वहाँ का। और डायग्राम्स के लिए मैं आपको बुक का रेफरेंस दे दूंगा, क्योंकि डायग्राम हाथ से बनाना मुश्किल है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम शुरू करते हैं। तो पहले हम कुछ टर्म्स के ग्लॉसरी को समझ लेते हैं। तो एंजियोटेंसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि पीपी को बढ़ाता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, एंजियोटेंसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। एंजियोटेंसिन आपने पढ़ा होगा रास में कि एंजियोटेंसिन 1 होता है, फिर उसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लंग्स का उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 1 एक डेकापेप्टाइड है, 10 एमिनो एसिड का होता है, और एंजियोटेंसिन 2 एक ऑक्टापेप्टाइड है, 8 एमिनो एसिड का होता है। दूसरी बात हम जानते हैं कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल क्या होता है? इसको एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बोलते हैं। विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म क्या होता है? 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन D3, इसको कैल्सिट्रायोल बोलता है। ये विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म है जो कि नेफ्रॉन सिक्रीट करता है। इसका काम भी है, हम आगे जानेंगे। एरिथ्रोपोइटीन। एरिथ्रोपोइटीन ये भी किडनी रिलीज करता है। ये एरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेट करता है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो में जाता है और वहाँ से इसका आपको आरबीसी का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। दूसरा है आता है कि कॉर्टिकल और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन को डिटेल में मैंने आगे कवर किया है इसी चैप्टर में, वो आप आगे जानोगे। लेकिन एक बात है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जान लो कि ये कॉर्टेक्स में ही रहता है, मेडुला में ना जाता है। और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है वो इट डिप्स डीप इन द मेडुला। अब आते हैं किडनी के फंक्शंस पे। तो किडनी के मल्टीपल फंक्शंस है। एक बहुत कॉमन सा फंक्शन होता है कि ये बॉडी के वेस्ट मटेरियल से छुटकारा पाता है, मतलब जो भी मेटाबॉलिज्म से या फिर एक्सेस इंजेशन ऑफ फूड से जो वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट होता है उसको उससे रिड करता है हमारे बॉडी को। ये कॉमन फंक्शन है। इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये वॉल्यूम और इलेक्ट्रोलाइट कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट करता है, ठीक है। और वर्चुअली सारे इलेक्ट्रोलाइट को। अब इस इलेक्ट्रोलाइट का इनपुट होता है इंजेशन के कारण, इंजेशन के कारण और या फिर मेटाबॉलिक प्रोडक्शन के कारण। और आउटपुट होता है, निकलता है बॉडी से, ये एक्सक्रीशन के कारण या मेटाबॉलिक कंजम्पशन के कारण, ठीक है। तो किडनी क्या करता है कि होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में भी क्लास 12 में पढ़ा होगा कि होम्योस्टेसिस कितना इंपॉर्टेंट है ना। होम्योस्टेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रहना चाहिए सेल्स के लिए, ताकि वो अपने मैक्सिमम आउटपुट पे परफॉर्म कर पाए, ठीक है। अब आती है बात की ब्लड जानते हो 55% प्लाज्मा होता है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब जो प्लाज्मा होता है, ब्लड का प्लाज्मा पार्ट जो होता है, उसी में इलेक्ट्रोलाइट वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ये सारे होते हैं। तो ये प्लाज्मा को ही किडनी फिल्टर करता है और जो फिल्ट्रेट बनता है और वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। वो जो फिल्ट्रेट बनता है फॉर्म होता है एंड नाउ रिमूव विद कंट्रोल डिपेंडिंग ऑन नीड। किस फिल्टर कित मतलब यूरिन तो जैसे आप जानते हो कि 180 लीटर बनता है, 99% रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। लेकिन
वो रीअब्जॉर्ब कितना होगा ये बॉडी डिसाइड करता है कि बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस क्या है, बॉडी का स्टेटस क्या है, वाटर स्टेटस क्या है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तीसरी अगर फंक्शन की बात करें तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन। बॉडी जो है, बॉडी फ्लूइड का जो ऑस्मोलैरिटी होता है, उसका जो कंसेंट्रेशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, ये किडनी डिसाइड करता है। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट करता है। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कैसे? रेनिन रिलीज करता है, जानते हो रेनिन है ना। जेजीए अपैरेटस जो होता है, जेजीए अपैरेटस कैसे बनता है? मैक्यूला डेंसा और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स के कॉम्बिनेशन से जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस बनता है जो कि रेनिन रिलीज करता है। याद रखना RENIN है, डबल एन वाला हो गया वो डाइजेशन में रहता है, जो कि मिल्क एंजाइम, उसको मिल्क को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। रेनिन प्रोटीन, यहाँ पे RENIN वाला रेनिन है, इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ है, बहुत बार आता है। एक बात और बता दें कि ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आकाश का टेस्ट हो, कोई भी कोचिंग का टेस्ट हो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इसको पढ़ लोगे, आपके फर्स्ट ईयर MBBS फिजियोलॉजी, रेनल फिजियोलॉजी, आपको फिजियोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी बुक की, इसमें सारा चीज़ मेंशन्ड है। और ये जो ये पेजेस हैं, इसको मैं लास्ट में आपको 1 by 1 दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा। 4-6 पन्ने में मैंने चैप्टर ख़त्म किया है, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, आगे हम जानेंगे। रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन, हमने कहा कि एरिथ्रोपोइटीन सिक्रीट करता है, तो हालांकि वही बताया मैंने कि हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो में जाता है और वहां से एरिथ्रोसाइट के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद आ जाती है बात की सिक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। जैसे आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप जान लो, कभी भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आपने ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन का नाम सुना होगा, पढ़ा होगा आपने क्लास 12 में, आप चैप्टर नंबर 1 में रिप्रोडक्शन में आप पढ़ते हो कि HCG जो यूरिन में निकलता है वही बेसिस होता है ग्रेविडेक्स टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। ये बुक में नहीं दिया हुआ है, हम आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं, लेकिन आपके काम आएगा, ये कभी ना कभी पूछेगा, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं जानते हैं बहुत लोग। लीवर और किडनी 2 ऑर्गन है पूरे बॉडी का जो ग्लूकोनियोजेनेसिस कर सकता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और ये SGLT को ट्रांसपोर्टर के कारण होता है। अब ये क्या है ये आगे जानोगे आप। यहाँ पे किडनी ड्रग और फॉरेन केमिकल्स का एक्सक्रीशन भी कैरी आउट करता है। एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेन केमिकल्स, ड्रग्स एंड हार्मोन मेटाबोलाइट्स। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या हो गया? जैसे यूरिया मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड जब होता है तो यूरिया बनता है। यूरिक एसिड न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में बनता है। क्रेटिनिन, मसल क्रेटिनिन के मेटाबॉलिज्म के बाद क्रेटिनिन बनता है। बिलीरुबिन एंड प्रोडक्ट होता है हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन का। हीमोग्लोबिन का भी एक लाइफ है, वो भी ब्रेक डाउन करता है तो बिलीरुबिन में टूटता है, ठीक है। अब आ जाता है नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। ये सारे तो हुए मेटाबॉलिक वेस्ट क्योंकि बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है और ये सारे वेस्ट जनरेट हो रहे हैं। अब आता है नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट। तो नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट में हो गया फॉरेन सब्सटेंस, टॉक्सिन्स, ड्रग, ठीक है। आपने जाना होगा ये आपके क्लास 11th के बायोमोलिक्यूल्स में कुछ फॉरेन सब्सटेंस के नाम दिए हैं। टॉक्सिन्स में एब्रिन, रिसिन, ये सब कुछ कुछ दिया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है टेबल, वो आप याद कर लेना। फूड एडिटिव्स, ठीक है। फूड एडिटिव में फूड स्वीटनर डालते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स यूज होते हैं, प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, तो ये सारे भी मेटाबोलाइज नहीं होते हैं बॉडी में, वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं एज एंटर द बॉडी। अब आता है, हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। होम्योस्टेसिस के लिए क्या जरूरी है? इनटेक एक्सक्रीशन के इक्वल हो तभी होम्योस्टेसिस आ सकती है। इसमें टेम्पररी डिस्टर्बेंस होते रहता है, लेकिन साइक्लिक टेम्पररी जो बोलो इम्बैलेंस होते रहता है बहुत सारे फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, जो कि एसोसिएटेड होता है अल्टर्ड इनटेक या फिर रेनल एक्सक्रीशन के। लेकिन इसको रिस्टोर करना पड़ेगा। रिस्टोर करने के लिए काम किसका है? किडनी का काम है। इनटेक तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वो कितना कर रहा है, कितना खा रहा है, कितना नमक खा रहा है। तो हम यहाँ पे
और किडनी का काम है कि उसको मैच करना पड़ेगा एक्सक्रीशन रेट को, ताकि बॉडी में वो सरप्लस में नहीं आए, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक इंसान था, वो 30 मिली इक्विवेलेंट सोडियम एक दिन में खा रहा था पर डे, ठीक है। और उसने उसको 10 फोल्ड बढ़ा के 300 मिली इक्विवेलेंट कर दिया। तो बॉडी उस पर कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अब जानो कि जैसे सोडियम इनटेक है, ठीक है, यहां देख लो कि ये कुछ 30 था, यहाँ 30 है, ये 30 है यहाँ पे, और ये अचानक से बढ़ के 300 हो गया, 300 इनटेक के कारण। तो क्या हुआ, और बॉडी में एक्सक्रीशन का रेट ये डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो बॉडी में जब एक्यूमुलेशन हुआ तो बॉडी में एक्सक्रीशन का भी रेट बढ़ा, लेकिन तुरंत एक्सक्रीशन का रेट नहीं बढ़ पाया, जिससे सोडियम रिटेंशन हो गया, ठीक है। अब सोडियम रिटेंशन हुआ, देखो यहाँ पे जैसे 0 डे था, ठीक है, इस दिन नॉर्मल था सब कुछ, इसके पहले भी नॉर्मल था, इसके -2 लिखा हुआ है। उसके बाद सेकेंड डे से मैंने सोडियम का इंक्रीज कर दिया अमाउंट 10 टाइम्स। तो मैंने देखा कि ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। कैसे बढ़ा? सिंपल बात है, आप लोग पढ़ते हो कि कोई भी आयन आएगा तो सिंपल है कि ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो वाटर विड्रॉ करेगा, ठीक है, वाटर ड्रॉ करेगा। इसलिए ECF देख रहे हो आप यहाँ पे, वो बढ़ गया। ECF यहाँ पे सर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर वो जब बॉडी एडजस्ट करेगा कि 300 ले रहा है बंदा, 300 मिली इक्विवेलेंट पर डे खा रहा है 30 की जगह पे, अब तो देखोगे यहाँ पे एक्सक्रीशन का रेट मैच कर गया सोडियम, और यहाँ पे दोनों लाइन मैच कर गया। उसके बाद अचानक से उस बंदे ने 300 से फिर 30 कर दिया। तो सोडियम को लॉस करना पड़ेगा, सोडियम यूरिन से जाएगा, वो धीरे धीरे गया, बॉडी एडजस्ट किया, धीरे धीरे सोडियम का लॉस हुआ। और यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे कांस्टेंट था दोनों जगह, ये कांस्टेंट, उसके बाद यहाँ पे वो लॉस करना शुरू हुआ, और यहाँ पे भी ये अचानक से गिरा, ठीक है। तो वही हुआ, ऑस्मोलैरिटी घटी तो वाटर निकलेगा यहाँ से बाहर के, ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई तो वाटर बाहर जा रहा है, ठीक है। तो सोडियम का एक्सक्रीशन यहाँ पे बढ़ गया, सोडियम का लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो आपने देखा कि अब एक सवाल आता है कि भाई किडनी कैसे, हाउ किडनी परफॉर्म अमेजिंग फीट ऑफ होम्योस्टेसिस, ये सवाल आता है कैसे। तो ये अब जानोगे, आगे जानोगे, लेकिन हम इस पे कुछ प्रकट छाया डालेंगे इस चैप्टर में, वो आप देखना, ठीक है। और अगर हम बात करें तो आपने देखा ECF का क्या होता है, ठीक है, ये हार्मोनल चेंज किया। यहाँ पे जब सोडियम का रिटेंशन हुआ तो ये कुछ हार्मोनल चेंज को एक्टिवेट किया, ट्रिगर किया, ठीक है, कि ये भाई तुम, आपको यूरिन ज्यादा जाओ, ऐसा ये कुछ हार्मोन्स निकले, और वो कंपनसेट किया सोडियम को एक्सक्रीट करके, ठीक है। और आप यहाँ देखो कि इतना बड़ा चेंज हुआ, 10 टाइम्स चेंज हुआ, लेकिन ECF में एक रिलेटिवली स्मॉल चेंज था, ठीक है। प्लाज्मा Na+ कंसेंट्रेशन में एक स्मॉल चेंज हुआ। और ये जो फेनोमेना है ये बाकी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी ट्रू है, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, हाइड्रोनियम हो, क्लोराइड हो, मैग्नीशियम हो, फॉस्फेट हो, या वाटर हो, ठीक है। मैंने जो आपको ये बताया, ये इस पेज का एक समरी था, इस पूरे पेज का। और आप ये फिगर जो है आप यहाँ देख लो, क्लियर ज्यादा समझ में आएगा शायद। तो ये देखो, यहाँ भी यही कह रहा है सोडियम का कैसे एक्सक्रीशन हुआ, बढ़ा, घटा, इसके बाद ये देख लो, ठीक है। हम सारे फिगर्स आपको दिखा देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आता है रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है, आता है रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल प्रेशर। आपने रास पढ़ा है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है। रेनिन जो होता है ये किडनी सीक्रेट करता है, स्पेलिंग याद रखना, सिंगल एन वाला है, कंफ्यूजन होती है, नीट में भी आ सकता है ये सवाल, ठीक है। आपको इसके बारे में बाद में बताएंगे, रास के बारे में, कैसे करता है काम, कैसे आपका ब्रैडिकाइनिन का क्या काम है, उसके बाद आपका ये कैसे किडनी एल्डोस्टेरॉन को स्टिमुलेट करता है, रिलीज को ये जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर से, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जो फोकस है पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो एंजियोटेंसिनोजेन जो प्रोटीन होता है उस पर रेनिन एक्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 बनाता है। मैंने बताया था कि ये 10 एमिनो एसिड का डेकापेप्टाइड है। फिर ये जो है ये लंग्स में जाता है, वहां पे ACE एंजाइम होता है। ACE एंजाइम आप पूछोगे कहाँ होता है भाई, लंग्स में एंजाइम कहाँ होता है,
तो पल्मोनरी कैपिलरीज में होता है एंजाइम, ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरीज में। एल्वियोलाई में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? एल्वियोलाई में तो ब्लड जाता ही नहीं है, तो ब्लड नहीं जाता है तो वहाँ एंजाइम कहाँ से आ जाएगा? तो ठीक है, तो अगला बात करते हैं कि जो ACE है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो इसमें आपको रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में बात करेंगे। वो एंजियोटेंसिन जब 2 बना तो वो एंजियोटेंसिन 2 फिर जाके 8 अमीनो एसिड का वो जाके ग्लोमेरुलोसा पे एक्ट करके मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन के रिलीज को स्टिमुलेट किया। और फिर क्या कि सोडियम और H2O, सोडियम और वाटर एक्सक्रीट हुआ, बीपी का रेगुलेशन हुआ। किस बीपी का? किस ब्लड वेसल के प्रेशर का? तो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर का। याद रखना, वेनस ब्लड प्रेशर रेगुलेट नहीं होता है, और ये लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन है, लंबे समय के लिए बीपी ऐसे रेगुलेट होता है। शॉर्ट टर्म आर्टेरियल प्रेशर रेगुलेशन कैसे होता है? हार्मोन्स और वैसो एक्टिव फैक्टर्स के कारण, ठीक है, दिख रहा है ना, वैसो एक्टिव फैक्टर यानी रेनिन के कारण, जो कि वैसो एक्टिव प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे कि एंजियोटेंसिन 2। अब आता है किडनी का सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। पहले मैंने ओवरव्यू दिया था, अब मैं डिटेल में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो किडनी एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो कि H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, ये 2 को एक्सक्रीट करता है, ओनली ऑर्गन। बाकी लंग्स होते हैं, बॉडी बफर होता है। बॉडी बफर आपने पढ़ा होगा, बाइकार्बोनेट, जो कि ब्लड का pH 7.26 से 7.42 के बीच में रेगुलेट करता है। ये 3 है जो कि एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन। मैंने बताया था कि एरिथ्रोपोइटीन सिक्रीट होगा तो आरबीसी पे एक्ट करके हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बोन मैरो में वो स्टिमुलस करता है सिक्रीशन का। और इसका स्टिमुलस क्या होता है? हाँ, कि एरिथ्रोपोइटीन भाई किडनी क्यों सिक्रीट करेगा? क्या स्टिमुलस है कि उसको वो एरिथ्रोपोइटीन सिक्रीट करे? तो याद रखना कि हाइपोक्सिया मतलब बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी होती है ब्लड में, तो वो स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइटीन को सिक्रीशन को, ताकि आरबीसी बढ़े, हीमोग्लोबिन बढ़े, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़े। अब एक आता है कि अगर इंसान को किडनी डिजीज हो जाए या फिर वो हीमोडायलिसिस पे हो, तो उससे तो एरिथ्रोपोइटीन सिक्रीट नहीं होगा किडनी से, तो उसको अनीमिया होगा, सफर करेगा सीवियर एनीमिया से, क्योंकि एरिथ्रोपोइटीन की अमाउंट घट गई है, ठीक है। अब मैं बोल रहा था एक और की रेगुलेशन ऑफ 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 प्रोडक्शन। ये किडनी जो है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 कैल्सिट्रायोल कैसे बनाता है? बाय हाइड्रोक्सीलेटिंग OH ग्रुप जो होता है उसको ऐड करता है नंबर 1 पोजीशन पे, ठीक है। और ये कैल्सिट्रायोल का काम क्या है? ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम के डिपोजिशन में, कैल्शियम और फॉस्फेट के डिपोजिशन में इन बोन और GIT से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, ये इसका काम है। आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे बनेगा? प्रिकर्सर से, एमिनो एसिड प्रिकर्सर, एसिटिक एसिड, ये सारे से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है किडनी। लेकिन हर रोज ऐसा नहीं करता है कि रोज हम ग्लूकोज बनाएंगे। वो प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग जब हो गया, बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई, तो उस समय क्या करता है किडनी कि प्रिकर्सर से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराता है। अब जान जाओ कि किडनी जो होता है, किडनी लीवर से थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट है ग्लूकोज ऐड करने के मामले में फास्टिंग के दौरान। ऐसे तो लीवर ही करता है, लेकिन फास्टिंग, प्रोलॉन्ग फास्टिंग हो गई तो ये काम किडनी का है, ठीक है। अब किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गया, किडनी फेल कर गया, तो उसको होम्योस्टैसिस मेंटेन नहीं हो पाएगा, बॉडी जितने सारे फंक्शंस हैं मेंटेन नहीं हो पाएंगे। तो इससे सिंपल बात है, क्या होगा इससे देखो क्या होगा, इससे क्या होगा, एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, रेनल फेलियर कर जाएगा, बॉडी में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी, एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, वेस्ट का मात्रा बढ़ जाएगा, यूरेमिया हो जाएगा, ब्लड में यूरिया का मात्रा बढ़ जाएगा, तो उसी को यूरेमिया कहते हैं, फाइनली डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ किडनी एंड यूटी, यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी क्या है? तो हम जानते हैं किडनी 2 होते हैं,
रेट्रोपेरिटोनियल होता है पोजीशन में, ठीक है। एक किडनी का 150 ग्राम वेट होता है, वेट नहीं मास बोलो, वेट तो हो गया वो जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइंटिफिक बात करें तो 150 ग्राम इसका मास होता है। और इसका जो साइज होता है वो क्लेंच्ड फिस्ट जैसा होता है। और शेप याद रखना, शेप क्लेंच्ड फिस्ट हर्ट का होता है। हम बोले कि यहाँ पे इसका साइज क्लेंच्ड फिस्ट जितना होता है और शेप बीन शेप होता है। किडनी जो होता है वो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू रेनल कैप्सूल से सराउंडेड रहता है, जो कि इसके इनर स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो और ये जो होता है ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन आउटसाइड द पेरिटोनियल कैविटी, इस किसको बोलता है रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है, पीछे की साइड होता है आपके। बता देते हैं, यहाँ पे मेंशन करना भूल गए एक्चुअली, तो यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि लास्ट थोरैसिक टू थर्ड लंबर T12 टू L3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि ये जो इसका पोजीशन होता है लास्ट थोरैसिक से थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में होता है। अगर आप किडनी को ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम बाइसेक्ट करोगे तो आपको दो रीजन मिलेंगे, एक मिलेगा आउटर कॉर्टेक्स और एक मिलेगा इनर मेडुला। मेडुला के अंदर क्या होता है 8 to 10 कोन शेप्ड रेनल पिरामिड जिसको बोलते हैं, 8 से 10 हर किडनी में रेनल पिरामिड होते हैं, कोन शेप के जो होते हैं, ठीक है। और जो रेनल पिरामिड होता है उसका जो बेस होता है, उस बेस ऑफ रेनल पिरामिड, ठीक है। हम आपको शायद समझ में ना आए तो इसके बाद हम फिगर दिखा के भी समझाएंगे। तो जो रेनल पिरामिड का जो बेस होता है उसका जो ओरिजिन होता है वो बॉर्डर बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडुला, वहां से उसका ओरिजिन होता है, ठीक है। और वो टर्मिनेट करता है रेनल पैपिला में, और जो रेनल पैपिला होता है वो प्रोजेक्ट करता है इनटू द स्पेसेस ऑफ फनल शेप्ड रेनल पेल्विस। जो रेनल पेल्विस होता है, जो फनल शेप्ड रेनल पेल्विस होता है, उसका जो वो रेनल पेल्विस क्या होता है, रेनल पेल्विस कंटिन्यूएशन होता है अपर एंड ऑफ यूरेटर का, और इसका जो आउटर बॉर्डर होता है वो डिवाइड करता है ओपन एंड पाउचेस में जिसको मेजर कैलिसेस बोलते हैं, और वो एक्सटेंड करके बनाता है माइनर कैलिसेस, और वही रेनल पैपिला से यूरिन कलेक्ट करता है ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में। अब हम इसको एक पॉइंट नोट करो कि जो कैलिसेस रेनल पेल्विस और यूरेटर होता है उसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट होता है जो कि प्रोपेल करता है यूरिन को ब्लैडर के तरफ, इसको हम लोग ताकि मिक्चुरेशन हो पाए। वहां स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल इसको पुश करता है यूरिनरी ब्लैडर के तरफ ताकि वहां से मिक्चुरेशन हो सके। हम मसल्स के बाद में बात करेंगे, वो हिस्टोलॉजी में बात होगी, ठीक है। अब हम पहले आपको किडनी का एक अल्ट्रा सेक्शन दिखाते हैं और समझाते हैं ये सब कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये देखो, ये किडनी है, ये यूरेटर है, ये ब्लैडर है, यूरेथ्रा, ये तो सबको पता है। और ये देखो, ये है एक अल्ट्रा सेक्शन, ठीक है। ये जनरल ऑर्गेनाइजेशन है किडनी का। तो यहाँ पे देखोगे ये किडनी है, बीन शेप्ड किडनी है, ये यूरेटर है, ये हाइलम इसी को बोलते हैं, मीडियल एंड पे है ना, और अंदर की तरफ मुड़ रहा है इंटैंगल इनवर्ट्स, यहाँ दिख रहा है आपको। ये रेनल पेल्विस है इस एरिया को, ये देखोगे कि फनल शेप लग रहा है, थोड़ा सा फनल की तरह है, इसको रेनल पेल्विस बोला जाता है। और बात अगर करें तो ये देखोगे बाहर में एक छोटी सी लेयर जा रही है, इसको रेनल कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ये डॉटेड लाइन के इस साइड इसको कॉर्टेक्स बोलेंगे, और इसके अंदर जो भी है इसको मेडुला बोलेंगे। तो ये देखो कि ये जो है ये आपका रेनल पिरामिड है, मेडुलरी पिरामिड है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से 10 मैंने कहा था, इसमें 8 दिखाए हैं, ठीक है। और ये देखोगे ये जो है यहाँ पे इसको कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कहते हैं, दिया नहीं है, मेंशन नहीं किया, लेकिन जान लो कि कॉलम ऑफ बर्टिनी होता है, ठीक है, कॉलम ऑफ बर्टिनी। और ये जो है ये पॉइंटेड सा एंड जो देख रहे हो इसी को रेनल पैपिला बोलते हैं, पॉइंटेड एंड को। और ये जो बेस ऑफ पिरामिड इसी को बोलते हैं। ये जो डॉटेड लाइन है ये है ना, यही तो है बॉर्डर बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडुला, तो इसी के बॉर्डर पे आपका बेस दिया है, ठीक है।
आप देखो कि ये जो है यहाँ पे माइनर कैलिक्स है, ये छोटे छोटे जो है ना, ये माइनर कैलिक्स है, इसी में खुल रहा है पैपिला। मैंने भी वहां वही दिखाया था। और यहाँ पे ये मेजर कैलिक्स है, ठीक है। रेनल पेल्विस ही डिवाइड करके मेजर कैलिक्स बनाता है, फिर वो माइनर कैलिक्स में डिवाइड हो जाता है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक। अब बात आती है नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। जैसे कि सेल बोलते हैं ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी तरह किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है। हर किडनी में नियरली 8 to 10 लाख नेफ्रॉन होता है। याद रखना 10 लाख। इसको हम बाद में प्रूफ भी करेंगे 10 लाख क्यों होता है, दिखाएंगे आपको। ये कोई करता नहीं है लेकिन हम दिखाएंगे, देखना। और एक और बात जान जो कि नेफ्रॉन रीजनरेट नहीं हो सकता है। एक बार जो, जैसे आप कभी कभी नर्व्स की बात करते हो कि नर्व रीजनरेट नहीं करता है, लेकिन उसमें भी ऑल्फैक्टरी वाले कर लेते हैं, लेकिन नेफ्रॉन कभी रीजनरेट नहीं कर सकता है। जितना है उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, बस घटेगा। अब जैसे रेनल इंजरी हो गई, डिजीज हो गया, एजिंग हो रही है, बुढ़ापा आ रहा है, तो नेफ्रॉन का संख्या घटेगा। जो स्टार वाला पॉइंट है वो याद रखना। 40 के बाद 40 के बाद हर 10 साल बाद 10% नेफ्रॉन डिजेनरेट करता है। तो अगर आप 80 साल के हो गए तो 40% या उससे भी कम फंक्शनिंग नेफ्रॉन बचेंगे देन जो कि 40 के एज पे थे। अब आप सोचोगे भाई नेफ्रॉन कम हो रहा है, कैसे काम चलेगा, यूरिन कैसे होगा। अब लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो बॉडी हमारा बड़ा इंटेलिजेंट है, बॉडी को सब समझ है। बॉडी अपना अडेप्टिव चेंज कर लेता है अपने रिमेनिंग नेफ्रॉन में और अलाउ करता है टू अलाउ देम टू एक्सक्रीट प्रॉपर अमाउंट ऑफ H2O, इलेक्ट्रोलाइट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। अब नंबर कम हो रहे हैं तो अपनी एफिशिएंसी, अपनी वर्किंग पावर को बढ़ा देगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब आता है बात नेफ्रॉन के पार्ट्स का। तो नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है रेनल ट्यूब्यूल। याद रखना कि ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को मिला के रेनल कॉर्पुसल कहते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस जो होता है वो टफ कैपिलरीज होता है, जिससे कि लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड फिल्टर होता है ब्लड में और फिर वो एंटर करता है PCT में, ठीक है। और रेनल ट्यूब्यूल जो होते हैं वो फिल्टर्ड फ्लूइड को कन्वर्ट कर देता है यूरिन में ऑन द वे टू रेनल पेल्विस, ठीक है। ये छोटा सा गंदा सा डायग्राम है, इससे मैं आपको नहीं समझाऊंगा। कोशिश किया था बनाने का पर नहीं बन पाया, तो मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि ये डायग्राम बुक में है और मैं समझाऊंगा इसको भी, रुको। तो ग्लोमेरुलस में एक नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग और एनास्टोमाइजिंग ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होते हैं। एनास्टोमाइजिंग शब्द से घबराना नहीं है, कोई बड़ा शब्द नहीं है, ठीक है। आप पढ़ते हो ना एनास्टोमाइजिंग, कॉबिरेंथ, लैबिरिंथ, ये सब पढ़ता है अपना, पढ़ते हो आप ईयर में। एनास्टोमाइजिंग मतलब ब्रांच्ड, मतलब बहुत सारी ब्रांचिंग है उसमें, तो बहुत सारे लिंकिंग है थोड़ी सी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बीच में। अब बात आती है कि भाई ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बॉडी में बाकी कैपिलरी से डिफरेंट क्यों है। तो जब आप GFR निकालते हो, ठीक है, तो उसमें आप याद करते हो ना कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस BCOP, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, माइनस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो आप जानते हो कि जो आपका ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो 60 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। 60 - 30 - 20 तभी ना आता है 10 mm ऑफ Hg। GFR आपका 10 to 25 जो होता है, तो उस पर हम बाद में आएंगे, उसमें अगले चैप्टर पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दें कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बाकी कैपिलरी से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हाई ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है और ये एपिथेलियल सेल से कवर्ड होता है, ठीक है। अब आपका जो फ्लूइड फिल्टर हुआ था ब्लड से, प्लाज्मा फिल्टर हुआ था, वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में गया, वहां से वो बोमेन्स कैप्सूल में जाएगा, वहां से वो PCT में जाएगा, वहां से वो लूप ऑफ हेनले में जाएगा। लूप ऑफ हेनले में भी दो टाइप पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है डिसेंडिंग, एक होता है असेंडिंग। डिसेंडिंग और असेंडिंग, असेंडिंग में भी दो होते हैं, एक थिन सेगमेंट होता है, फिर थिक सेगमेंट आता है, ठीक है। तो थिन सेगमेंट असेंडिंग लिम्ब का जो होता है और जो डिसेंडिंग का होता है वो थिन होता है,
तो इसको थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, और जो थिक सेगमेंट होता है वो तो थिक है ही, ठीक है। अच्छा, ये बात है। तो आप एक बात और जान लो कि नेफ्रॉन्स, सॉरी, किडनी में जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी ब्रांचिंग कैसे होती है, वो हम आपको एक फिगर दिखाएंगे, आप समझना। इसी फिगर की बात करें तो बुक में अच्छा फिगर है, मैं वो देखो। तो ऐसा है कि ये देखो रेनल आर्टरी है, लाल वाली, लाल वाली क्यों है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। ब्लू है क्योंकि उसमें CO2 ज़्यादा है, ठीक है। तो जो रेनल आर्टरी है, ठीक है, ये इधर गया, इधर गया, ये देखो, ये 2 लोब है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं, इसलिए इसको बीच से जो आर्टरी जा रहा है इसको हम लोग बोलेंगे इंटरलोब्यूलर आर्टरी और वेन्स, ठीक है। फिर ये फर्दर आगे गया और इसको हम लोग बोलेंगे क्या? आर्क्यूएट आर्टरी एंड वेन्स। ये छोटा सा देख रहे हो यहाँ पे आर्क्यूएट आर्टरी को, यहाँ पे एक स्क्वायर मार्क किया, उसको फिर बड़ा में दिखाएगा। इसी के अंदर तो नेफ्रॉन है, ये मेडुलरी पिरामिड, इसके अंदर नेफ्रॉन्स भरे हैं, ठीक है, नेफ्रॉन्स हैं। इसी के जो आर्क्यूएट आर्टरी और वेन्स है, यही बाद में देखो आर्क्यूएट आर्टरी और आर्क्यूएट वेन, यही ये नेफ्रॉन को सप्लाई करता है। तो हम इस पे बाद में आएंगे। क्लियर, क्लैरिटी आ रही है? क्लैरिटी आनी भी चाहिए, समझना है, ठीक है, रटना नहीं, समझना है। तो ये जो रेनल आर्टरी और रेनल वेन है, ये सेगमेंटल आर्टरी में बटे, फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरी और वेन में बटे, फिर आर्क्यूएट आर्टरी एंड वेन में बटे। आर्क्यूएट आर्टरी और वेन सप्लाई करता है एक नेफ्रॉन को या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल को। ये देखो आर्क्यूएट आर्टरी है, ये आपका एफेरेंट आर्टेरियोल रहा, ये ग्लोमेरुलस में गया, टफ्ट ऑफ कैपिलरी एनास्टोमाइजिंग ब्रांच्ड होता है, यहाँ से इफेरेंट निकला, और ये इफेरेंट फिर अपना पेरीट्यूबुलर नेटवर्क बनाया पूरा, पेरीट्यूबुलर नेटवर्क, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। फिर यहाँ पे देखो रेड और ब्लू मर्ज हो रहा है, कैपिलरीज है क्योंकि कैपिलरीज में दोनों ब्लड जाता है, आपको पता है। फिर ये मिल के बना देगा, क्या बना देगा? ये आर्क्यूएट वेन, तो ब्लड वेन में वापस चल जाएगा। यहाँ देख लो, ये ग्लोमेरुलस के अंदर बोमेंस कैप्सूल है, रेनल कॉर्पुसल है, यहाँ से निकला, ये देखो 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 देखो, हाईली क्वाइल्ड है थोड़ा, यहाँ पे PCT है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, कॉन्वोल्यूटेड मतलब बहुत घुमावदार। फिर यहाँ से देखो, ये निकला, ये लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है, ये थिन सेगमेंट है, ये थिक सेगमेंट है। फिर यहाँ से ये DCT है, DCT, ठीक है। फिर यहाँ पे निकला ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, जो कि किससे बनता है? याद रखना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स और मैक्यूला डेंसा से बनता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कहाँ होते हैं? तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एफेरेंट आर्टेरियोल के मार्जिन पे होते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एफेरेंट आर्टेरियोल के मार्जिन पे होता है, और जो मैक्यूला डेंसा होता है वो मॉडिफाइड DCT के इनसाइड। जब आप असेंडिंग लिम्ब से थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे, थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब से थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे, तो उसके इनसाइड वॉल पे प्लेक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको कि हम लोग, जो कि स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स का बना होता है, उसको मैक्यूला डेंसा बोलते हैं। आप इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, वेट कर रहा हूं। तो हम लोग जानेंगे बाद में कि मैक्यूला डेंसा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेफ्रॉन फंक्शन में, ठीक है। मैक्यूला डेंसा के बाद जो आपका फ्लूइड था वो DCT में एंटर करेगा, जो कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरह रेनल कॉर्टेक्स में होता है। याद रखना कि सिर्फ लूप ऑफ हेनले ही मेडुला में डिप करता है, बाकी सारा ये सब जो है, ये सब सारे कॉर्टेक्स में होता है। ये दोनों और ये 3 चीज ही आपका मेडुला में रहता है, ठीक है। वापिस आते हैं, बात करते हैं हम अपने, तो हम फिर से आते हैं, बात करते हैं, ठीक है। वहां पे आपको दिखा दिया मैंने कहा था कि मैक्यूला डेंसा के बाद फ्लूइड जो है DCT में एंटर करेगा, ये भी कॉर्टेक्स में होता है। DCT के बाद आपका कनेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाएगा। कनेक्टिंग ट्यूब्यूल पहली बार शायद सुन रहे होगे, तो हम इसको आपको दिखा देंगे, ठीक है। देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, ये DCT जो है आपका डिस्टल ट्यूब्यूल के बाद ये कनेक्टिंग ट्यूब्यूल है। क्यों कनेक्टिंग ट्यूब्यूल नाम पड़ा? कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है इसे। और फिर यहाँ पे ये देखोगे, इधर से ब्रांचिंग आ रही है, इधर से ब्रांचिंग है, तो यहाँ कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बन गया। ये फिर अंदर जाएगा तो यहाँ पे इससे ये मिलेगा मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, और फिर वो मिल के बनाएगा कलेक्टिंग डक्ट, जो कि बाद में बन जाएगा डक्ट ऑफ बेलिनी। आप जानोगे इसके बारे में।
अब आता है बात कि अब आता है बात कि ये देखो, कनेक्टिंग ट्यूब्यूल, फिर कॉर्टिकल कनेक्टिंग ट्यूब्यूल, फिर कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी के बाद कनेक्टिंग ट्यूब्यूल में गया था, मैं दिखाया था, फिर कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में गया था, फिर कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट में गया था। इनिशियल पार्ट ऑफ 8 to 10 कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म सिंगल लार्जर कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, सिंगल लार्जर कलेक्टिंग डक्ट बनाया, सिंगल लार्जर कलेक्टिंग डक्ट बनाया, और फिर ये देखो कि आप ये रन करता है डीप इनटू द मेडुला टू फॉर्म द मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। फिर वो मर्ज करके बनाएगा लार्जर डक्ट जो कि इवेंचुअली एम्प्टी करेगा रेनल पेल्विस में थ्रू टिप ऑफ रेनल पैपिला। अब हमने कहा था आपको कि याद रखना कि एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, मैं प्रूफ करके बताऊंगा। तो वो कैसे? तो भाई देखो ऐसे, देखो एक किडनी में 250 लार्ज कलेक्टिंग डक्ट होते हैं। एक किडनी में 250 लार्ज कलेक्टिंग डक्ट होते हैं, ईच ऑफ विच कलेक्ट यूरिन फ्रॉम अबाउट 4000 नेफ्रॉन। मतलब जो एक कलेक्टिंग डक्ट है, एक कलेक्टिंग डक्ट है वो 4000 नेफ्रॉन के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से मिलके बना है, और टोटल 250 हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो 250 इंटू 4000 आ गया आपका 1 मिलियन। मतलब आपके एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है, ये प्रूफ हो गया। है ना इंटरेस्टिंग? मजा आया? मजा आना भी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में फर्क क्या है। मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगा। तो देखो, कॉर्टिकल क्या है? कॉर्टिकल का लोकेशन कॉर्टेक्स में होता है, जक्स्टा मेडुलरी का मेडुलरी कॉर्टेक्स जंक्शन पे होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% नेफ्रॉन होता है कंपोजिशन, और 15% जक्स्टा मेडुलरी होता है। वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होता है, जक्स्टा मेडुलरी में होता है। पेरीट्यूब्युलर कैपिलरीज का जो नेटवर्क है वो लार्ज होता है कॉर्टिकल में और स्मॉल होता है जक्स्टा मेडुलरी में। लूप ऑफ हेनले का जो लेंथ होता है वो शॉर्ट होता है कॉर्टिकल में, लॉन्ग होता है जक्स्टा मेडुलरी में, और वो कभी कभी तो ये टिप ऑफ रेनल पेपिला तक चला जाता है। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है उसमें सिर्फ थिन सेगमेंट होता है। हमने कहा था कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में 2 सेगमेंट होते हैं, एक थिन एक थिक। लेकिन याद रखना कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में सिर्फ थिन सेगमेंट होता है और जक्स्टा मेडुलरी में थिन और थिक दोनों होता है। ठीक है, ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर है यूरिन फॉर्मेशन बाय किडनीज, रेनल ब्लड फ्लो, जीएफआर इन कंट्रोल। में 2-3 दिन बाद इसका भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप इसको पढ़ो, और मैं इसको सारे पेजेस के आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा दे, मतलब आपको फोटो दिखा देता हूँ और आप फोटो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये फिगर देख लो आप, कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी में डिफरेंस। कॉर्टेक्स है, मेडुला है। ये देखो, ये आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। यहाँ पे आपका एफरेंट आर्टेरियोल आया, इफेरेंट आर्टेरियोल निकला, और यहाँ पे नेटवर्क पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से बहुत है। ठीक है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी में नहीं, आर्कुएट आर्टरी एंड वेन है जो बताया था मैंने, ये दोनों में सप्लाई हुआ इसका। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो, ये दोनों, ये देखो जक्स्टा मेडुलरी ये है, ये भी इससे मिल रहा है, ये भी इससे मिल रहा है, बाद में मिला के डक्ट ऑफ बेलिनी बनेगा। ये देखो डिप कर रहा है एकदम, ये मेडुला तक जा रहा है इसका लूप ऑफ हेनले, इसका कॉर्टेक्स ही तक है, इसलिए ये डिफरेंस है इसका। ये इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, 1 2 3 ले लिया होगा अब तक। ठीक है, इन फिगर्स का भी ले लो, 1 2 3। इस फिगर में तो कुछ है नहीं, आप इसका ले लो, आप रेनल फिजियोलॉजी इसका ले लो, 1 2 3 आप ले लिए होंगे, 1 2 3। 1 2 3, 1 2 3। फिगर के लिए माफ़ी भाई, बहुत गंदा बनाते हैं, पता नहीं ड्राइंग को क्या हो गया। ठीक है, काम चल जाएगा लेकिन आपका। ठीक है, 1
2 3, ठीक है, सारे हो गए। तो थैंक यू। और अगला जो चैप्टर है वो बहुत थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। ये चैप्टर तो 7-8 पन्ने का था, लेकिन अगला चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा हार्ड भी है, तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम उसको चिंता मत करो भाई, सिंपल शब्द में समझाएंगे, ठीक है। सिंपल शब्द में, थोड़ा सा पेशेंट रखना, 2-3 दिन बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डिसलाइक का भी ऑप्शन है, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा ही लगता है, कोई कुछ जाता नहीं है करने में, ठीक है। करना हो तो कर देना, क्या बात है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं 2-3 दिन बाद।